लास्ट टर्म पे हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, जिसे हम के कहते हैं, वो चेंज होता है अगर हम टेम्परेचर रिएक्शन का चेंज करते हैं। यानी रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन is a variable and it depends upon temperature of reaction. एक ही रिएक्शन, उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। तो क्या वेरिएशन है, कैसा वेरिएशन है? अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट लॉ में कितना चेंज होगा, इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है आर्रहीनियस इक्वेशन। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने का इफेक्ट रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन पे क्या होगा, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आर्रहीनियस इक्वेशन। क्लियर हो गया? पहले आर्रहीनियस इक्वेशन क्या है? आर्रहीनियस इक्वेशन किसके बीच का इक्वेशन है? इसमें कौन से दो वेरिएबल हैं? एक है रेट कांस्टेंट और एक है टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर, दिस इज आर्रहीनियस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कहता है K इज इक्वल टू, इक्वेशन समझिएगा, K इज इक्वल टू A e to the power minus EA अपॉन RT। ये है रिलेशन। K इज इक्वल टू A e to the power माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन है आर्रहीनियस इक्वेशन। इसको ब्रैकेट में करते हैं मान लो, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्रहीनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू A e to the power माइनस EA अपॉन RT। ये वो मैथमेटिकल रिलेशन वेयर, अब यहां पर सारी चीजें समझिए। यहां पर जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं वो सब हैं क्या? यहां जो मैंने K लिखा है वो क्या है? रेट कांस्टेंट। A जो मैंने लिखा है कैपिटल A, इसको हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसका दूसरा नाम है आर्रहीनियस फैक्टर, या इसका तीसरा नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होगा। जो सबसे कॉमन है वो है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या आर्रहीनियस फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्यों फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं ये पढ़ेंगे अभी हम। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले आ रहा है। प्री मींस पहले, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है हमारा e टू द पावर माइनस E अपॉन RT, उससे पहले लिख रहे हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर्रहीनियस फैक्टर क्योंकि आर्रहीनियस इक्वेशन में, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए क्योंकि ये जो कांस्टेंट कैपिटल A है, इसका जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। नंबर वन, इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। नंबर टू, ये जो कैपिटल A है इट गिव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स between molecules per second in a unit volume। जिस कंटेनर में रिएजेंट्स रखे हैं या जहां भी रिएक्शन हो रहा है, हमने आपसे बात की थी कि रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो।
तो पर सेकेंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो ये कैपिटल ए डिनोट करता है। इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। इसका यूनिट भी फ्रीक्वेंसी वाला है और ये डिनोट भी करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। क्लियर? तो नाम क्यों है ये भी आपके लिए आपको समझना है। थर्ड, ई एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये जो कैपिटल ई ए ये लिखा है, ये क्या है? ये तो आपने पढ़ा है, सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन। कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर क्या है बोलो? सर गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, जिसकी जनरल वैल्यू कितनी होती है? 8.314। लेकिन वो क्या है, उसका यूनिट क्या है? जूल में होती है। जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। या फिर अगर कैलोरी में लिखना है तो ये लगभग 2 कैलोरी हो जाएगा, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अगर लीटर में लिखना है, लीटर एटीएम में, तो ये 0.0821 याद है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है। तो आर के अलग अलग वैल्यूज हैं। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे? कैपिटल टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में, केल्विन स्केल। ठीक है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस पूरी इक्वेशन में 2 एनर्जी टर्म यूज हो रहे हैं। 2 ऐसे टर्म्स हैं जिसका यूनिट एनर्जी का यूनिट है। नंबर 1 ईए एक्टिवेशन एनर्जी, और नंबर 2 है गैस कांस्टेंट, जिसमें एनर्जी का टर्म आ रहा है, जूल या कैलोरी टर्म आ रहा है। तो मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट और आर के अंदर एनर्जी का यूनिट ये सिमिलर होना चाहिए। अगर आपने आर को 8.314 वैल्यू यूज किया है तो इट मींस कि आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी यूज करना है वो किस यूनिट में यूज करना है। अगर न्यूमेरिकल में 8.314 आपने आर लिया तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी का कौन सा यूनिट यूज करना है आपको? जूल में। जूल में ही एक्टिवेशन एनर्जी पुट करेंगे तभी सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी मान लो किलो जूल में दिया है तो या तो आप आर की वैल्यू किलो जूल के अकॉर्डिंग पुट करिए, या आप एक्टिवेशन एनर्जी को जूल में चेंज करिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, या एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में दिया है तो आर की कैलोरी वैल्यू यूज करिए, या अगर आर की आप जूल वैल्यू यूज कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को जूल में चेंज करके यूज करिए। ये एक प्रॉब्लम में जो फंसता है यहाँ पर न्यूमेरिकल में, कहां पर एरर हो सकती है वो मैं आपको बता। ठीक है ना, सब कुछ आप सही कर रहे हैं फिर भी आंसर नहीं आता, इन सब ये सब फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस में पुट कर देंगे आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका आर्रीनियस इक्वेशन है। अब यहां पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कैपिटल ए है वो आपका, क्यों इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं यहां पर लिखा हुआ है, बिकॉज इट गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी कोलिजन्स। बाइनरी कोलिजन्स मतलब कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स of the reacting molecules per second per liter, and its unit is same as that of frequency. EA एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखिए अलग अलग तो ये सारे टर्म आपने पढ़ लिए। EA अपॉन RT जो ये ओवरऑल टर्म है, इतना जो ये पूरा टर्म है EA अपॉन RT वाला, अलग से तो EA को एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, R को गैस कांस्टेंट कह रहे हैं, T को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह रहे हैं। बट EA अपॉन RT जो ओवरऑल टर्म है इसको बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं। और ये डिनोट क्या करता है, ये क्वेश्चन आता है,
it gives the fraction of molecules having energy equal to or greater than the threshold energy. बोल्ट्जमान फैक्टर डिनोट क्या करता है? बोल्ट्जमान फैक्टर ये बताता है कि जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, उसका कितना फ्रैक्शन, उसका कितना परसेंट, कितने परसेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें से ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के या तो इक्वल है या उसको क्रॉस कर रहा है, जो कि इफेक्टिव कोलिजन की एक कंडीशन थी. तो मान लीजिए EA अपॉन RT, एक बात और यहां से क्लियर हो गई, EA अपॉन RT इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू. तो इसका मतलब 1 से ग्रेटर इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए. अगर कहीं पर EA अपॉन RT 1 से ग्रेटर आ रहा है तो आपने कोई ना कोई एरर की है. तो बोल्ट्जमान फैक्टर की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए, बोल्ट्जमान फैक्टर EA अपॉन RT, बोल्ट्जमान फैक्टर गिव्स द फ्रैक्शन और द परसेंटेज ऑफ total reacting molecules which have energy greater or equal to threshold energy. क्लियर हो गया? ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब जरा देखिए न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, ये आर्हेनियस इक्वेशन है लेकिन न्यूमेरिकल इस ओरिजिनल इक्वेशन से नहीं करते हैं. एक्सपोनेंशियल टर्म को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो न्यूमेरिकल करने के लिए इसका एक दूसरा फॉर्म हमने अपने लिए डिराइव किया, another form of Arrhenius equation and graphical representation. दूसरा फॉर्म Arrhenius equation का क्या है और वो कैसे बनेगा देखिए. अभी जो आपके पास ओरिजिनल Arrhenius equation है वो ये है. इस Arrhenius equation का अगर हम log ले लें दोनों साइड, टेकिंग log या नेचुरल लॉग कह लो. नेचुरल लॉग मतलब बेस ई एट बेस ई. ठीक है, दोनों साइड अगर हम इसका नेचुरल लॉग लें तो क्या होगा जरा देखिए. नेचुरल लॉग को हम लोग ln भी लिखते हैं, ln या लॉग एट बेस ई. तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ, ये पूरा टर्म हो जाएगा, है ना. यहां पर हम दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a टू द पावर EA अपॉन माइनस RT. यही होगा, बोलिए. यस सर. अच्छा, अब ये राइट साइड के टर्म को अगर हम और आगे लिखेंगे तो क्या होगा. अब ये log m इंटू n बनेगा, तो ln ऑफ a प्लस ln ऑफ, ये जो टर्म है आपका ये बनेगा. यस सर. और इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ln ऑफ a प्लस ये log m टू द पावर n बनेगा. यस सर. यस सर. तो यहां पर आएगा ये माइनस EA अपॉन RT. ये टर्म आपका जो पावर में है ये यहां पर आ गया माइनस EA अपॉन RT, और यहां मिला आपका ln ऑफ E. यहां तो कोई डाउट किसी को? नो सर. अब ये ln ऑफ E कितना होगा? 1 क्यों? बेस सेम है, बेस उसमें अंदर भी वही है. तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस EA अपॉन RT हो जाएगा ये. तो यहाँ पर ये ln ऑफ E ये चीज 1 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस EA अपॉन RT खाली बचेगा प्लस ln ऑफ A. ये बना, बोलो.
Yes. Yes, sir. ये आर्हेनियस का इक्वेशन बना जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसपे बेस कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं अभी भी, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस ई है। अच्छा, ये चीज आपने लिखी क्यों? तो आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि जो ln ऑफ ई है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि log एट बेस ई और ई, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही ना आपको? Yes, sir. ये जो इक्वेशन 2 है ये भी आर्हेनियस का ही इक्वेशन है, लेकिन इससे भी अभी हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है? Yes. ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम, ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। क्यों? सर जो वैल्यू दी होगी वो बेस 10 पे दी होगी। बेस 10 पे दी होगी, हम बेस ई की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? ना कैलकुलेटर काम करेगा। ठीक है? 0.30 multiply. ये एक प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, जरा इसमें देखिए, ये जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन लिखा, अब हम इसमें करें क्या? बेस 10 पे लाएं इसको। तो बेस 10 पे इसको कैसे लाएंगे? Sir, 2.303 से multiply करके. तो इसको, हाँ, इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, तब हम ln को क्या लिख सकते हैं? log। इसी तरह यहां पर तो कोई log का टर्म है नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करो, यहां भी ln है, तो इसको भी आप 2.303 कर देंगे, तब आप यहां भी log लिख लेंगे। यही कर सकते हैं हम? बोलो। Yes. यस सर। पूरी इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर दें, log k इज इक्वल टू, log k इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी लॉग ए। इस स्टेप को समझिए, हमने ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया है। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं। इसको और अच्छे से हमने लिखा, log k इज इक्वल टू, log k इज इक्वल टू माइनस ई। अब देखिएगा इसको कैसे लिखना है, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन कैपिटल टी। इसमें किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हमने टी को अलग लिख लिया, बोलिए। नो सर। क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, जब कर्व प्लॉट करेंगे, हमारे दो ही वेरिएबल है के और टी। तो के वेरिएबल मतलब log k वेरिएबल, और टी मतलब 1/t वेरिएबल। तो हम जो कर्व प्लॉट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c बन रहा है। किसके लिए? log k वर्सेस 1 अपॉन कैपिटल टी के लिए। log k को y मान लो और 1 अपॉन टी को x देखो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c बन रहा है ये। तो आगे हम इक्वेशन, अभी तो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आगे हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा log k वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में। ठीक है? बोलो। यस सर। ये है हमारा फाइनल वो आर्हेनियस इक्वेशन जो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे काम आएगा और ग्राफ के लिए। ये आर्हेनियस इक्वेशन है, मतलब वही इक्वेशन है जो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आए? तो ये दोनों ही आर्हेनियस इक्वेशन है, देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, और ये जो पढ़ा था ये भी आर्हेनियस इक्वेशन। कोई अंतर नहीं, तीनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है आर्हेनियस इक्वेशन का, और ये दोनों उसके
न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे तो उसमें से इसमें ये नेचुरल लॉग है खाली, और log k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 r 1/t प्लस log a, इसमें सब लॉग लिए गए एट बेस टाइम। ये तीनों इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन है। कर्व कोई भी आ सकता है, इसलिए हम आपको तीनों इक्वेशन बता रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं जनरली, जो लास्ट वाली इक्वेशन लिखे। अब एक चीज और समझिए, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है हमारे पास और हमने उसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे कराया, और उन दोनों, एक बार हमने T1 टेम्परेचर पे किया, एक बार T2 पे किया, और दोनों टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू मिली K1 K2 वो नोट कर लिया। यानी हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, और उन दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की दो वैल्यूज हैं। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। आर्हेनियस का जो ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम। आर्हेनियस इक्वेशन देखिए कैसे करेंगे। आर्हेनियस का ओरिजिनल इक्वेशन आपको ये कहता है, ठीक है। आर्हेनियस का जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ा है वो ये है, वो है आपके पास दिस ओरिजिनल। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि जो हमने रिएक्शन कराई दो अलग अलग टेम्परेचर पे कराई, और सपोज जो रेट कांस्टेंट्स हैं वो हैं आपके K1 एंड K2। ये दो रेट कांस्टेंट्स हैं, आर टू रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2 रिस्पेक्टिवली। ये दो टेम्परेचर T1 T2 है जिन पे रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू K1 K2 है। यहाँ तो कोई डाउट, ये हमने एज्यूम कर लिया। बोलिए। अब ये जरा वैल्यूज हम आर्हेनियस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन आर्हेनियस इक्वेशन, जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी, या बल्कि हम इसको यहां से हटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। यहां पर हम पहले एज्यूम कर लें K1 K2, और उसको हम आर्हेनियस इक्वेशन यहां पर पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें पुट कर दिए, जरा पुट करिए, देखिए क्या होगा। पुट करते हैं हम, जरा देखिए। ये जो इक्वेशन मिला, इसमें हम पहले हमने कहा कि जो टेम्परेचर T1 हमने लिया और उस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 कर दिया। ये वैल्यू सारी बदल दी हमने, यहाँ टेम्परेचर हो गया T1, ठीक है। ये हमने दो चेंजेस किए, ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? बोलो। और इसी में रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है एट T2 टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट हमने K2 कर दिया एट T2 टेम्परेचर, ठीक है। Yes, ये दो इक्वेशन में कुछ नहीं किया हमने, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट्स थे एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, उनको उठा के आर्हेनियस की इक्वेशन सेटिस्फाई करा दी, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आप एक ऑपरेशन करिए इसमें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हम सब कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए। इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं, जरा देखिए क्या होगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं, पहले जरा लेफ्ट साइड में देखिए क्या होगा। लेफ्ट साइड में होगा, पहले लेफ्ट साइड की बात करेंगे, log K2 माइनस log K1,
यही होगा लेफ्ट साइड में। Yes, sir. भाई लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस होगा तो log k2 माइनस log k1। राइट साइड में देखिएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 T2 प्लस log a T2 प्लस log a। इवन मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको जरा समझेंगे, इस टर्म को जरा समझना पड़ेगा। इसको आराम से मैं समझाता हूँ भी आपको, देखिए ये टर्म था राइट साइड में माइनस, इसमें प्लस माइनस का खेल समझना पड़ेगा थोड़ा। माइनस ये अपॉन 2.303 log T1, ये टर्म समझ में आया आपको? राइट साइड जरा देखिएगा, फोकस करिए। राइट साइड क्लियर हुआ? Yes, sir. सब जरा राइट साइड में देखिएगा, ये इक्वेशन देखिए आपके सामने है, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो राइट इक्वेशन 2 के राइट में है माइनस ई ए अपॉन 2.303 R1 अपॉन T2 प्लस log a माइनस, और फिर करेंगे माइनस ई अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1 प्लस log a। वही किया मैंने, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या? Yes. लेफ्ट साइड बन गया log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा ये? Log K2 upon K1. ये हो जाएगा log k2 अपॉन log k1। और राइट साइड में जरा आइए, राइट साइड में देखिए, जो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? Plus हो जाएगा sir. प्लस हो जाएंगे। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. ये log a और log a कैंसिल हो जाए। ध्यान समझिए जो मैं कह रहा हूं, ये टर्म प्लस हो जाएगा, जो T1 वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, और दोनों Yes, में sir. हमें ई ए अपॉन 2.303 ये टर्म कॉमन भी मिल जाएगा, ये टर्म कॉमन मिल Yes, sir. जाएगा, ये वाला ई ए अपॉन 2.303 कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये टर्म कॉमन मिलेगा, Yes, sir. और इधर हमको मिलेगा 1 अपॉन पॉजिटिव टर्म में T1 मिलेगा, T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. T1 जो 1 अपॉन T1 वाला टर्म है वो माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, log a कैंसिल है। ये वो फाइनल इक्वेशन है जिसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये हमने किया था, देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, तो log k2 माइनस log k1 हो गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हो गया दिस माइनस दिस। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस की वजह से ये टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है, log a से log a कैंसिल हो गया, ये ई ए अपॉन 2.303 ये पूरा कॉमन रहेगा, अनमोल यस सर। क्या देखते हैं मतलब? देख
हाँ सर एक क्वेश्चन की बात कर रहा था। अच्छा, क्लियर हो गया ये? फाइनल इक्वेशन पे आइए। फाइनल इक्वेशन क्लियर हुआ या नहीं? देखिए आर्हेनियस इक्वेशन में 3-4 इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन हमने अभी लास्ट में ये वाली इक्वेशन लिखी है log K2/K1, यही न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करनी है। इसमें कितनी चीजें देखिए, 2 टेम्परेचर है T1 T2, 2 रेट कांस्टेंट्स हैं K1 K2, एक्टिवेशन एनर्जी है EAR तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 5 चीजें हैं इसमें K1 K2 T1 T2 और EA। इन 5 में से कोई भी 4 दी होंगी, एक निकालना होगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता दे रहा हूं, एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और एक ये जो आपने लिखी थी आर्हेनियस इक्वेशन, ये वाली लास्ट वन। ये 2 इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता भी दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल देख भी लीजिए इस पे। जैसे आपके सामने यही इक्वेशन है। अनन्या क्वेश्चन पढ़ो। If the rate constant for a reaction is 1.6 into 10 to the power minus 5 and 6.36 into 10 to the power minus 3 second inverse at 600 Kelvin and 700 Kelvin respectively, calculate the energy of activation for the reaction. तो यहाँ पर देखिए क्या 2 रेट कांस्टेंट आपको नहीं दिए हुए हैं? एक है 1.6 into 10 की पावर minus 5 और 6.36 into 10 की पावर minus 3 at 600 and 700 Kelvin respectively। तो ये T1 T2 हो गए। Yes, sir. T1 क्या है यहाँ पे 600 और उस 600 पे K1 कितना है 1.6 into 10 की पावर minus 5। Yes, sir. दूसरा टेम्परेचर है 700 केल्विन और उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट यानी K2 की वैल्यू है 6.36 into 10 की पावर minus 3। Yes, sir. निकाल लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। Yes, sir. R की वैल्यू 8.314 आप रख लीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा जूल में। आंसर Yes. किलो जूल में लिखना है, बाद में आप उसको चेंज कर लीजिएगा। Yes, sir. कर लेंगे। अभी जो इक्वेशन आपने पढ़ा जस्ट उसी पे बेस्ड है डायरेक्ट। नो Yes, डाउट? no, sir. ये जो हमने इक्वेशन ये वाली पढ़ी है इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, इस इक्वेशन पे। ठीक है, कर लेंगे Yes, नहीं sir. कर लेंगे? कर लेंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए। द स्लोप ऑफ द लाइन इन द ग्राफ ऑफ लॉग के, या मैं ग्राफ चलिए बता दे रहा हूं पहले आपको, या ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये इजी है, ये कर लेंगे आप। कलीना पढ़ो जरा। The rate constant of a first order reaction becomes 5 times when the temperature is raised from 350 Kelvin to 400 Kelvin. Calculate the activation energy for the reaction. Gas constant R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. अब यहाँ T1 कितना है? So 350 Kelvin. T2 कितना है? 400 Kelvin. और आपसे कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट 5 टाइम्स बढ़ गया, तो इनिशियल रेट कांस्टेंट यानी K1 को आप कुछ मान लो, x मान लो। Yes sir. K1 आप x मान लो। Yes sir. K2 क्या हो जाएगा? 5x. K1 K2 T1 T2 मिल गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। Yes sir. ये भी हो जाएगा। Yes sir. सब लोग बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं। अब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये लॉग उस पे बेस्ड है, इक्वेशन पे बेस्ड है। एक और देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जल्दी फटाफट सत्यांश। The decomposition of A into product has value of K as 4.5 into 10 to the power 3 second inverse at 10 degrees Celsius, and energy of activation is 60 joule per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse? यहाँ K1 दिया है, K2 दिया है, T1 दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, T2 बताना है आपको किस टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो जाएगा। कर लेंगे? Yes, sir.
Yes, sir. Let